For subtitles, please click here on your screen. Ranga 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 ranga. मनोज जी, दिस इज बोनी कपूर. नीड टू स्पीक विद यू रिगार्डिंग अ फिल्म. कब मिल सकते हैं? मुझे बेहतरीन गाना लिखने का तो सीक्रेट नहीं पता, लेकिन खराब गाना लिखने का सीक्रेट जानता हूं मैं. कि मेरी इमेजिनेशन जैसा कुछ नहीं था उस गाने में. मैस्ट्रो वर्ड जो है आज की दुनिया में, वो फिल्मों में ए.आर. रहमान के अलावा किसी और के साथ नहीं जुड़ता है. Tracking milestones of an incredible journey spanning more than 3 decades, Rahman Music Sheets. Hi friends, discover the top take as we uncover the wow factor in this episode. Do watch it till the end to grab this musical moment of the day. The year 2000, the film Pukar, for the first collaboration between Boni Kapoor and A.R. Rahman. Majroo Sultanpuri wrote most of the lyrics. Javed Akhtar wrote just one song for Pukar, Ke Sara Sara, that became a chart buster. 17 years later, Boni and Rahman joined forces again for Mom. Irshad Kamil added words to its haunting melodies. For Milli in 2022, Boni, Rahman and Javed Akhtar got together. 2024, Maidan, a sports drama celebrating India's golden era of football, bringing together the cinematic visions of producer Boni Kapoor, director Amit Sharma, and composer A.R. Rahman. For lyrics, Boni Kapoor contacted Manoj Muntashir. मैं बेंगलोर में था किसी शो के लिए, एंड आई वॉज ऑन माई वे बैक टू मुंबई. एयरपोर्ट पे मुझे बोनी कपूर जी का मैसेज आता है, बोनी सर का, इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ. ही इज सो काइंड एंड पोलाइट. मनोज जी, दिस इज बोनी कपूर. नीड टू स्पीक विद यू रिगार्डिंग अ फिल्म. कब मिल सकते हैं? तो मैंने पलट के फ़ोन किया बोनी जी को, एंड देन बोनी जी सेड कि द मैस्ट्रो हिमसेल्फ wants you to write for him. That I remember the words very clearly. तो जब उन्होंने मैस्ट्रो बोला, देखिए मैस्ट्रो वर्ड जो है आज की दुनिया में, वो फिल्मों में ए.आर. रहमान के अलावा किसी और के साथ नहीं जुड़ता है. बहुत काबिल, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और सबकी अपनी खूबियां हैं, पर मैस्ट्रो ये वर्ड बोलते ही यू डू नॉट नीड टू स्पेल आउट ए.आर. रहमान. मैस्ट्रो इज एनफ. तो मैस्ट्रो सुनते ही मैंने कहा अच्छा, रहमान सर ने याद किया है मुझे. बोले हाँ, वो चाहते हैं कि आप, हमारी एक फिल्म है और आप उसके लिए गाने लिखो. तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ. एंड आई लैंडेड द वेरी नेक्स्ट डे. आई मेट बोनी जी एंड आई मेट अमित शर्मा. अमित शर्मा की पिछली फिल्म बधाई हो, वो इतनी ज़्यादा प्यारी पिक्चर थी कि मेरी लाइफ की मोस्ट फेवरेट फिल्मों में से एक थी. तो मुझे पता था कि अमित ने अगर कुछ बनाया है तो फिर कमाल ही बनाया होगा. एंड फिल्म वॉज ऑलमोस्ट रेडी बाई देन. म्यूज़िक नहीं हुआ था पर फिल्म रेडी थी. 2-3 दिन बाद मैंने पिक्चर देखी. फिर विद इन अ वीक आई वॉज सिटिंग विद रहमान सर चेन्नई में, उनके सिटिंग रूम में, एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड. अच्छा, उन्होंने एक बड़ी मजे की चीज़ मुझे बताई. आई आस्क्ड हिम दैट हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी सर. तो मुझे लगा कि वो बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा ये गाना सुना, वो गाना सुना, पर वो रीज़न नहीं था उनका. उन्होंने बोला मैं आपको यूट्यूब पे आपकी पोइट्रीज़ बहुत सुनता हूँ जो आप बोलते हैं. मैंने कहा अच्छा. तो बोले हाँ, मुझे लगा आप इतनी बढ़िया पोइट्री करते हो, आपसे गाने लिखवाने चाहिए. So he had a completely different reason. I mean, at this point of time, Maidan must be my, what? It must be my 75th or 76th film. और 700 से ज़्यादा गाने. लेकिन ए.आर. रहमान ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैंने तेरी मिट्टी लिखा है, मैंने गलियाँ लिखा है, फिर भी तुमको चाहूँगा लिखा है, रुस्तम के गाने लिखे हैं, धोनी के गाने ये कोई वजह नहीं थी उनकी. उनकी वजह ये थी कि यार तुम शायरी बड़ी अच्छी बोलते हो, और जो मैंने तुम्हें यूट्यूब पे सुना है बड़ा मज़ा आया मुझे सुन के, एंड आई वॉन्ट टू वर्क विद यू. What a
splendid and what a noble reason. KS Chitra. Full interview, uncut, uncensored. Rahman Music Shades. Only on O2 India. Streaming now on YouTube. Find its link in the description. तो जो पहली मीटिंग थी आपकी मिस्टर रहमान के साथ वो कैसी थी? मेरी पहली मीटिंग उनके साथ was nothing as I had imagined in my wildest dreams. जैसा मैंने उनको देखा था, मैंने उनको हमेशा पब्लिक स्पेस में ही देखा है, तो कभी व्यक्तिगत तौर पे मैं उनसे मिला नहीं। और उनके नाम के साथ एक बहुत बड़ा पर्सोना, एक बहुत बड़ा एनेग्मा, एक लेजेंडरी और कल्ट स्टेटस चलता है उनके नाम के साथ। तो जाहिर सी बात है कि आपको तो वही लग रहा है कि हाँ, कोई रूहानी ताकत कमरे में दाखिल होगी। लेकिन रहमान साहब का कमरे में आना, ही वॉज लाइक एनी अदर कॉमन मैन। एंड डेयर आई से दिस, आई मीन दैट मैन वॉज सो सिंपल। अपने अटायर से लेके, अपनी बातों से लेके, अपने बैठने से लेके, जब तक वो पियानो पे नहीं बैठते तब तक वो दुनिया के सबसे साधारण आदमी है। उनमें कुछ भी असाधारण, कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। एंड दैट इज वॉट मेक्स हिम सो स्पेशल। वो अपने सीने पे अपनी शोहरत सजा के नहीं चलते मेडल की तरह कि देखो मैं ए आर रहमान हूं। कुछ नहीं है। आपको पता है वो ए आर रहमान है, ठीक है, उनको नहीं पता। ही इज ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट। तो मैं तो बड़ी देर समझ नहीं पाया कि यार ये ऐसे कैसे हो सकते हैं। मतलब इनसे ज्यादा तो मैं अकड़ के चल रहा हूं। ही इज लाइक सो सिंपल। जितनी बातें हम करते रहे, जब तक हमने म्यूजिक डिस्कस नहीं किया तब तक उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि कोई बड़ी गहरी बात कर दें वो। द मोमेंट वी स्टार्टेड डिस्कसिंग म्यूजिक, ओ माई गॉड, ही गॉट अनलीश्ड। ऐसा लगा कि ये जैसे कोई न्यूक्लियर पावर आप अनलीश कर दो न्यूक्लियर रिएक्टर में और चेन रिएक्शन होना शुरू हो जाए। सो आई वॉज मेस्मराइज्ड, जस्ट टू बाइंड द एंटायर कन्वर्सेशन। आई वॉज मेस्मराइज्ड। आई कुड नॉट ब्रिज द टू रहमान्स आई वॉज मीटिंग। वन रहमान हु वॉज सो सिंपल कि इनसे साधारण आदमी नहीं हो सकता, एंड वन रहमान जो पियानो पे बैठे हुए हैं, हु इज सो डिवाइन कि इतना डिवाइन तो इंसान नहीं हो सकता, इसके लिए तो ईश्वर होना जरूरी है। तो ये दोनों में मैं ब्रिज नहीं कर पा रहा था। तो मेरी पहली मुलाकात उनके साथ बड़ी कंफ्यूजिंग थी, मैं ये कहूंगा। मैंने मोती किए हैं दाग। Mirza, sung by Richa Sharma, the first single released from Maidan. घर आया मेरा मिर्जा, घर आया रे। Portraying the unspoken bond between a couple, Mirza is a lyrical ode to sacrifice and love that transcends words. मन भाया मेरा मिर्जा, घर आया मेरा मिर्जा, घर आया मेरा मिर्जा। मनोज जी, मिर्जा जो गाना है वो कितने ड्राफ्ट के बाद फाइनलाइज हुआ? डिड यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग इट? नहीं, मिर्जा जो पहली बार में लिखा गया वही आपने सुना है। और उसका रीज़न ये है कि बहुत सारा वक्त मैंने उस जोन में जाने में लगाया। दो तरह से राइटिंग हो सकती है। एक ये है कि मैं ट्रायल एंड एरर करता रहूँ, मैं लिख लिख के देता रहूँ, लिख लिख के देता रहूँ, लेकिन मैं लिख के देने में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि उस जोन में जाना वो साधना है, आपकी तपस्या वो है कि आप एक ऐसे माहौल में अपने आप को महसूस करें जहां आप ही पात्र हैं, आप ही चरित्र हैं, आप ही किरदार हैं, आप ही कहानी है, आप ही संवाद हैं, आप ही संगीत हैं। जब आप उस जोन में चले जाते हैं तो लिखना बड़ी आसानी से हो जाता है। इट डजंट टेक दैट मच टाइम। एंड आई ऑल्सो न्यू, बिकॉज नोइंग द फैक्ट दैट हु आई वॉज कैटरिंग टू, आई वॉज राइटिंग फॉर मिस्टर ए आर रहमान, आई वॉज राइटिंग फॉर अमित शर्मा। अमित शर्मा इज लाइक सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। तो ये इतने दो बड़े लोग थे मेरे पास कि इनके पास मैं कुछ ऐसे मीडियोकर लेके जाऊंगा नहीं कि देखो देखो मैंने ये ट्राई किया है। जब तक मेरे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते कुछ लिख के, तब तक मैं ऐसे लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो whenever I went to them, I had something nice, and most of the times they loved it, they liked it, और कुछ बदला नहीं खास। घर आया मेरा मिर्जा, घर आया मेरा मिर्जा रे। जब ऋचा शर्मा जी ने ये गाना रिकॉर्ड किया तो क्या आप मौजूद थे वहाँ रिकॉर्डिंग के समय? नहीं, ऋचा दीदी कहती है मुझे कि दीदी मत कहा करो, लेकिन हैं तो मेरी दीदी हो। तो ऋचा दीदी जब रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त मैं नहीं था, क्योंकि ये बहुत लास्ट मिनट रिकॉर्डिंग फाइनलाइज हुई थी और मैं उस वक्त शहर में नहीं था। मनोज जी, आपने ये गाना एक बेसिक ट्यून पर लिखा होगा, लेकिन जब आपने फाइनली इस गाने को सुना तो आपका क्या रिएक्शन था? लिखते समय बतौर लिरिसिस्ट आपके इमेजिनेशन में गाने का एक फ्लो रहा होगा,
तो क्या ये गाना उस कसौटी पर खरा उतरा? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी इमेजिनेशन जैसा कुछ नहीं था उस गाने में। जो फाइनल प्रोडक्ट था वो मेरे इमेजिनेशन से कहीं बहुत आगे था, क्योंकि देयर इज ओनली सो मच आई कुड इमेजिन। मेरी उड़ान संगीत में उसकी भी एक सीमा है। तो मैं शब्दों में तो खैर बहुत उड़ सकता हूँ, लेकिन संगीत में जितना समझता था उससे कहीं ज़्यादा, उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझे जब सुनने को मिला गीत। So I remember that I played Mirza on loop for about 50-60 times. I could not stop myself, not because it was my song. In fact, I am very critical about my songs. तो मेरे गानों को लेके तो मेरा एक अजीब सा लव एंड हेट रिलेशनशिप है। तो मुझे अपने गानों से कभी प्यार ही नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जिससे मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं, जिससे मैं साक्षी भाव में चला जाऊं, जिसके लिए मैं ऑडियंस बन जाऊं। तो फर्स्ट टाइम वो गाना सुनने के बाद मैं उसका राइटर नहीं रह गया था, मैं एक ऑडियंस हो गया था। और ऑडियंस के तौर पे मेरी ख्वाहिश थी कि ये गाना बंद नहीं होना चाहिए, ये चलते ही रहना चाहिए। एंड आई कंसिडर इट एज वन ऑफ माई बेस्ट वर्क्स टिल डेट, एंड ऑल बिकॉज ऑफ द लेजेंड मिस्टर रहमान। मेरी जान तू, मेरी सांस तू, मेरे दिल की है आवाज तू। मनोज जी, ये गाना एक रोमांटिक सॉन्ग भी है। एक पत्नी अपने पति के लिए गा रही है, लेकिन रहमान साहब के जो रोमांटिक सॉन्ग हैं वो कई बार रोमांस से बहुत ऊपर चले जाते हैं। जैसे कि आप रांझना का गाना सुने, तुम तक तुम तक, बहुत सुंदर गाना है। एक्चुअली जब मैंने तुम तक गाना सुना था तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे ये गाना आप अपने आराध्य के लिए भी गा सकते हैं। कुछ ऐसा ही टोन मिर्ज़ा का भी है कि ये मोहब्बत किसी इंसान के साथ नहीं हो रही, उससे परे आत्मा या परमात्मा के साथ हो रही है। जैसे आप लिखते हैं, मेरी जान तू, मेरी सांस तू, मेरे दिल की है आवाज़ तू। तो क्या आप रोमांस को दो इंसानों के बीच कैद ना करके उसे एक अलग दर्जा देने की कोशिश कर रहे थे एज अ लिरिसिस्ट? बिल्कुल। जिस दिन इंसान से बात आगे बढ़ जाती है उसी दिन आपकी मोहब्बत ने वाकई एक बड़ी फ्लाइट ली, एक बड़ी उड़ान भरी। मुझे याद आता है एक किस्सा। एक गांव, बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अमावस की एक काली घनी रात, एक झोपड़ा, उस झोपड़े में एक दीपक जल रहा है एक कमरे में, और किसी के गाने की आवाज़ आ रही है। बगल वाले कमरे में बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ जाके नॉक करती हैं और कहती हैं, नानक बहुत देर हो गई, पूरा गांव सो चुका है, तू भी सो जा। तब गुरु नानक नहीं हुए थे वो, तब उनकी उम्र बहुत कम रही होगी। और नानक कहते हैं कि हाँ माँ सो जाऊँगा। तभी अचानक पपीहे की आवाज़ आती है, पपीहा बोलता है, और नानक हंस के कहते हैं, माँ देख, ये जो पपीहा है ना, ये अभी तक नहीं सोया, इससे तो मेरी शर्त लगी हुई है, तो जब तक ये नहीं सोता मैं कैसे सोऊं। और माँ, इसका जो प्रेमी है वो तो कहीं आसपास होगा, ये पुकारेगा 2-4 बार 10 बार तो इसका प्रेमी मिल जाएगा। मेरा प्रेमी तो बहुत दूर है माँ, उसे पाने के लिए मुझे ज़िंदगी भर पुकारना पड़ेगा। तो मैं तब तक गाता रहूँगा, तब तक पुकारता रहूँगा जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता। तो शायद रहमान साहब जब म्यूज़िक बनाते हैं, जब लव सॉन्ग्स बनाते हैं, तो वो किसी हीरो हीरोइन के लिए नहीं बनाते, वो किसी पात्र के लिए नहीं बनाते। उसका एक डीपर मीनिंग है, और वो डीपर मीनिंग हर बार समझ में आता है कि इट इज़ बियॉन्ड, इट इज़ नॉट जस्ट मॉर्टल कैरेक्टर्स, इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी सी ऑन स्क्रीन। तो मिर्ज़ा में अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल बन पाया, हालांकि क्या होता है, ये सारी तारीफ, मिर्ज़ा की सारी तारीफ एक्चुअली ए.आर. रहमान सर की तारीफ है, मेरी नहीं है, लेकिन हूँ तो मैं भी उस गाने में थोड़ा सा हिस्सा। तो अच्छा मुझे बहुत लगता है कि जादू किसी और का, करिश्मा किसी और का, चमत्कार किसी और का, लेकिन तारीफ मेरी भी हो रही है, होनी चाहिए। मेरा कलमा तू है, नमाज तू है, दुआओं सा मेरे पास तू, मेरी जान तू, मेरी सांस तू। Since 2005, Muntashir has carved a niche for himself, especially in films inspired by real-life incidents and characters. Be it Saina, a biopic of badminton champion Saina Nehwal, which earned him his first national award for lyrics. चल वही चले, चल वही चले। MS Dhoni, The Untold Story, chronicling the journey of India's cricketing icon. कौन तुझे यूं प्यार करेगा। Or Rustam, based on the story of an Indian naval officer. ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। And Maidan, inspired by the life of Syed Abdul Rahim, the legendary coach and architect of modern Indian football. जान ले लो आज हमारी फिर दिखेंगे कल से। जान ले लो
मैदान एक रियल लाइफ हीरो, रियल इवेंट्स का डिपिक्शन है, ये फिक्शन नहीं है। तो इस तरह की फिल्म के लिए लिरिक्स लिखना क्या कुछ अलग तरीके का चैलेंज होता है? एक बैलेंस तो आपको बिठाना होता है कि रियलिज्म भी थोड़ा सा रह जाए, बिकॉज एकदम फिक्शनल कहानी के लिए लिखना, गीत लिखना, और एक जो कैरेक्टर आपके सामने है उसके लिए लिखने में आपको उसके देश, काल और हालात का भी जायज़ा रखना होता है। कि अगर आप सोचें कि मैदान में जो गाने हैं वो हल्का सा उर्दू की तरफ झुके हुए हैं। क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि कोच रहीम खान की ज़िंदगी हैदराबाद में रही है, वहाँ एक ख़ास तरह की ज़बान बोली जाती है। तो हमने पूरी कोशिश की कि उनका जो माहौल है, जो उनका घर है, उनके हाउस होल्ड में किस तरह की भाषा बोली जाती होगी, उस भाषा का हम ध्यान रखें। तो उतना रियलिज्म हमेशा हम कोशिश करते हैं कि रख पाएँ, लेकिन जस्ट अप टू अ सर्टेन लेवल। एक हद के बाद अगर वो मेरे गाने को ख़राब कर रहा है तो मुझे नहीं चाहिए रियलिज्म। फिर मेरे लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि मेरा गाना अच्छा हो, वर्क करे, लोगों के दिल तक पहुँचे। मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा हूँ, मैं एक फिक्शन बना रहा हूँ जो फिक्शन नहीं है, बट हम उसको कंज्यूम एज ए सिनेमा ही कर रहे हैं। तो है थोड़ा सा मुश्किल काम है, इट्स अ डिफ़िकल्ट पाथ टू ट्रेड, कि ज़रा सी इधर उधर आप हुए और ज़रा सा गलती हो जाती है आपसे। मगर ये वादा है कि हम दिल नहीं तोड़ेंगे। मनोज जी, क्या एक बेहतरीन गाने को लिखने का कोई सीक्रेट है जो पहले पसंद किया जाए और ग्रेजुअली ब्लॉकबस्टर बन जाए, या आप सिर्फ अंधेरे में बहुत ईमानदारी के साथ एक तीर चलाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो निशाने पर लग जाए? मुझे बेहतरीन गाना लिखने का तो सीक्रेट नहीं पता, लेकिन ख़राब गाना लिखने का सीक्रेट जानता हूँ मैं। और ख़राब गाना लिखने का सीक्रेट ये है कि आप ये सोच के लिखने बैठे कि आज मैं दुनिया का सबसे अच्छा गाना लिखूंगा, बस उसी दिन आप बहुत ख़राब लिखेंगे। ये एक हमआहंगी है, ये एक रिदम में आना है, ये कायनात के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ एक तरह से साथ बहना है, सेम बीट पे चलना है। तो इसके लिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में राजा बन के घूमना है ना, तो कहीं आप भिखारी बन जाओ। आपको मांगना पड़ेगा प्रकृति से, आपको कॉस्मोस से, आपको यूनिवर्स से मांगना पड़ेगा। मांगने के सिवा कोई तरीका नहीं है। यू कांट कमांड इट, यू कांट डिमांड इट, यू कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर इट। आप एक इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं हो। जब आप लिखने बैठते हो अपने आप को, अगर आप लेखक या जो भी आप कहते हो और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आई हैव गॉट अ गिफ्ट ऑफ वर्ड्स, साथ में आप कहते हो ना गिफ्ट, गिफ्ट आपका राइट नहीं है, गिफ्ट किसी ने दिया है, जब चाहेगा ले लेगा वापस वो। तो विनम्रता पहली शर्त है। आप लिखने बैठें तो ये मान के बैठें कि आप कुछ नहीं है, कोई आपको देता है। आप बांसुरी की तरह हो, जो पोपली है, विच इज अ हॉलो पीस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उसमें कोई फूंक मारता है। तो अगर आप किसी को इनवाइट कर पाए फूंक मारने के लिए, अगर आप इतना गहरा अपने सब्जेक्ट में डूब पाए, अगर आप अपने अंदर इतनी विनम्रता ला पाए, इतना निरहंकार भाव से आप अप्रोच कर पाए अपने म्यूजिक को, जीरो ईगो जोन में जाके कि ठीक है, आई एम नथिंग, इट्स ऑल योर गिफ्ट, प्लीज गिव मी सम गिफ्ट। तो वो आप तो बच्चे हो, ईश्वर के, प्रकृति के, कुदरत के, वो आपको दे देती है कुछ ना कुछ। लेकिन कोई भी बड़ा गाना, कोई भी अच्छा गाना इस अहंकार के साथ नहीं लिखा जा सकता कि मुझे तो लिखना आता है, देखो आज मैं क्या लिखता हूं। इस तरह आप कुछ अच्छा नहीं लिख सकते। दिल नहीं तोड़ेंगे। For Maidan, were the songs crafted as sports anthems or inspirational refrains? Was Chak De India a benchmark? With insights behind each song, Manoj Muntashir returns in our next episode. Stay with us. रहमान साहब जब म्यूज़िक बनाते हैं, जब लव सॉन्ग्स बनाते हैं, तो वो किसी हीरो हीरोइन के लिए नहीं बनाते, वो किसी पात्र के लिए नहीं बनाते। उसका एक डीपर मीनिंग है, और वो डीपर मीनिंग हर बार समझ में आता है कि इट इज़ बियॉन्ड, इट इज़ नॉट जस्ट मॉर्टल कैरेक्टर्स, इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी सी ऑन स्क्रीन। Do you agree that this indeed was the moment of the day? Is your choice different? Whatever your mind says, write it in the comments section below. We will be waiting. दिल नहीं तोड़ेंगे, दिल नहीं तोड़ेंगे। Subscribe to our YouTube channel, press the bell icon and stay entertained.